ये स्टूडेंट्स, वेक्टर यूनिट का जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। बच्चे ये आर्टिकल ऐसा एग्ज़ाम में नहीं आता, बट इस कंसेप्ट को हमने फिज़िक्स के बाकी आर्टिकल्स में यूज़ बहुत ज़्यादा करना है, तो ये कंसेप्ट अंडरस्टैंड करने के लिए है। एज आर्टिकल एग्ज़ाम में आपको नहीं पूछा जाएगा ये वाला। फाइन। तो रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर है क्या? देखो बच्चे, जब हमने वेक्टर के लॉ ऑफ एडिशन पढ़े थे तो हमने ये देखा था, अगर हम दो वेक्टर्स को ट्रायंगल की दो साइड से रिप्रेजेंट करवा रहे हैं तो जो रिजल्टेंट है वो थर्ड साइड, जो क्लोजिंग साइड है ट्रायंगल की, उससे निकल सकता है रिजल्टेंट। तो मीन्स हमने देखा कि दो वेक्टर्स का जो कंबाइंड इफेक्ट है वो रिजल्टेंट एक सिंगल वेक्टर के इक्वल है। अगर हम इसका कन्वर्स ले लें, मीन्स दो वेक्टर के कंबाइंड इफेक्ट्स को पहले हमने पढ़ा एक सिंगल वेक्टर से जो रिजल्टेंट था। अगर हम ये कह सकें कि एक सिंगल वेक्टर जो आर है वो रिप्रेजेंट हो सकता है बाय द टू वेक्टर ए एंड बी, दिस इज़ कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। मीन्स अगर एक वेक्टर को हम दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट में स्प्लिट अप कर दें तो स्प्लिट अप करने से जो कंसेप्ट बनेगा उसे बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। और स्प्लिट अप करने के बाद जो हमें मिलेगा उन्हें बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ अ गिवन वेक्टर। ठीक है, तो रेजोल्यूशन की डेफिनेशन क्या है? रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इज द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ वेक्टर इनटू टू और मोर कंपोनेंट टू और मोर कंपोनेंट्स, या हम वेक्टर भी बोल सकते हैं, सच दैट द कंबाइंड इफेक्ट of the split up vector is same as that of single vector। इसका क्या मीनिंग? मतलब स्प्लिट अप कर रहे हैं हम एक वेक्टर को दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट में, सच दैट जो कंपोनेंट स्प्लिट अप होके आए हैं उन्हें अगर हम कंबाइन कर दें तो वो एक सिंगल वेक्टर के इक्वल हो। मीनिंग क्या? आर दो में रिजॉल्व हो सकता है, ए और बी में, और अगर हम ए और बी को कंबाइन कर दें तो एक सिंगल वेक्टर बन जाए आर। मीन्स दोनों कन्वर्स ट्रू है, आर से ए और बी भी बन जाए, ए और बी को मिला के आर भी बन जाए। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ रहे हैं। हम दो वेक्टर को रिजॉल्व कर रहे हैं। रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर अलोंग टू आर्बिट्ररी डायरेक्शन। तो उसके लिए हमने क्या किया? कंसीडर ए सिंगल वेक्टर आर जो हम रिजॉल्व कर रहे हैं। आर को हम जब रिजॉल्व कर रहे हैं तो दो कंपोनेंट ले रहे हैं ए एंड बी, और आर को रिप्रेजेंट करवाया बाय ओ एम, एक वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करवाया बाय ओ एल, तो तीसरा जो वेक्टर है बी वेक्टर एल टू एम, दिस इज़ आर वेक्टर। तो हमने ए को लिया एन ए से और बी को लिया एम, इसे एम कर देती हूँ, इसे एन कर देती हूँ, एन बी से। ये जो एम और एन है दे आर इंटीजर। ठीक है, अब बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो कंबाइंड इफेक्ट है एम ए और एम बी का वो सेम होगा एज दैट ऑफ वेक्टर आर। तो आर को जब हमने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया तो आर इज इक्वल टू एम ए प्लस एन बी। मैंने आपको बताया एम और एन जो है वो रियल नंबर है, दे कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। बट ये ऑब्वियस है कि व्हेन आर इज़ पैरेलल टू ए, मतलब अगर आर ए के पैरेलल होगा तो एन ज़ीरो होगा। वो तभी हो सकता है ना अगर एन ज़ीरो हो। अगर व्हेन आर इज़ पैरेलल टू बी, आर अगर बी के पैरेलल होगा वो तभी हो सकता है जब एम ज़ीरो होगा। ठीक है, बट ये जो बच्चे हम रिज़ॉल्व करते हैं ये होता है यूनिकनेस होती है। इसका मतलब क्या है कि अगर रिज़ॉल्व करने के बाद जो हम रिज़ॉल्व करते हैं वो एक ही पेयर हो सकता है जिसके लिए ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। इसका मीनिंग क्या है कि जब हम आर को दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट में रिज़ॉल्व करते हैं तो वो जो रिज़ॉल्व करना होता है ए और बी का, आर का ए और बी में, वो यूनिक होता है। मींस आर सिर्फ एक ही पेयर ऑफ नंबर में रिजॉल्व हो सकता है। अगर हम उससे ज़्यादा करेंगे तो वो कंडीशन सेटिस्फाई इस इक्वेशन वाली नहीं होगी। फॉर एग्जांपल कि हम मानते हैं कि आर को हमने एक और कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया जिसमें एम डैश और एन डैश जो है वो पेयर है जिसमें हम रिजॉल्व कर रहे हैं। तो इक्वेशन क्या बनेगी? आर इज़ इक्वल टू एम डैश, एम ए था तो अब हम लिख रहे हैं एंड, सपोज़ यहाँ पे हो गया एन डैश ए और एम डैश बी। ठीक है,
इसे क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले m लिखा था तो मैं यहाँ पे m डैश लिख रही हूँ, यहाँ पे n लिखा था तो मैं यहाँ पे n डैश ले रही हूँ। मीन्स एक और कंपोनेंट ले लिया जिसमें r रिजॉल्व हो सकता है। अब हम ये प्रूव करेंगे कि इसमें नहीं हो सकती रेजोल्यूशन, सिर्फ एक ही पेयर में रेजोल्यूशन हो सकती है। ठीक है, अब ये भी r के इक्वल है, ये भी r के इक्वल है, तो हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। एम ए प्लस एन बी इज इक्वल टू एम डैश ए प्लस एन डैश बी। अब इसे हम सॉल्व कर रहे हैं m माइनस एम डैश इंटू ए प्लस एन माइनस एन डैश इंटू बी इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में a और जो b हैं वो तो नॉन ज़ीरो हैं, ये नॉन ज़ीरो है, मीन्स m minus m dash, so m minus m dash is equal to 0 and n minus n dash also is equal to 0 because a and b are non-zero, ये ज़ीरो नहीं हो सकते। तो यहाँ से हमने देखा कि m is equal to m dash, m minus m dash is equal to 0 means m is equal to m dash and n is equal to n dash। यहाँ से एक बड़ा अच्छा कंक्लूजन निकलता है कि देर इज़ ओनली ए वन वे इन विच अ वेक्टर कैन बी रिजॉल्व इनटू कंपोनेंट्स, क्योंकि अगर हम दूसरे वे में करने की कोशिश भी करेंगे वो पिछले वे के इक्वल ही आएगा। सो देयरफॉर देर इज़ ओनली वन एंड ओनली वन वे इन विच अ वेक्टर कैन बी रिजॉल्व इनटू इट्स कंपोनेंट्स। फाइन, नेक्स्ट हम निकाल रहे हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स विच इज़ इम्पॉर्टेंट अगेन। Okay, let's start. Rectangular components of a vector in a plane means हमने जब वेक्टर को रिजॉल्व करना है और वो वेक्टर जो हम रिजॉल्व कर रहे हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, उसके कंपोनेंट्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तब हम उन्हें बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। आई एम रिपीटिंग अगेन, व्हेन अ वेक्टर इज रिजॉल्व इनटू इट्स कंपोनेंट एंड दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। तो हम इसके लिए कंसिडर कर रहे हैं एक वेक्टर r जिसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय OP which is to be resolved into two rectangular component जो लाई करेंगे along I cap और j cap। I cap is a unit vector along x axis, j cap is a unit vector along y axis। from origin हमने दो perpendicular ड्रॉ किए, एक O M O x के along O x लिया, इधर लिया O y। ठीक है, तो ड्रॉ कर रहे हैं एक पी एम परपेंडिकुलर इधर और पी एन परपेंडिकुलर ओ वाई साइड पे, सच दैट ये वाला जो है आर एक्स है और ये आर वाई है। ठीक है, आर एक्स इज इक्वल टू ओ एम एंड आर वाई इज इक्वल टू ओ एन। दीज आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ दिस वेक्टर आर। सो आर कैन बी रिटन एज आर इज इक्वल टू आर एक्स प्लस आर वाई वेक्टर। इसे मैग्नीट्यूड में लिखेंगे तो आर एक्स आई कैप, क्योंकि आई कैप इसका यूनिट वेक्टर है इस साइड का और जे कैप इधर, तो आर वाई वेक्टर को मैं लिख सकती हूँ आर वाई जे कैप। आर एक्स इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, आर वाई इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। फाइन, अब मुझे आर एक्स फाइंड आउट करना है और आर वाई फाइंड आउट करना है। तो टू फाइंड आर एक्स एंड आर वाई, आर एक्स कौन सी ट्रायंगल में आ रहा है? इन ट्रायंगल ओ पी एम। लेट थीटा विद दिस एंगल इन ट्रायंगल ओ पी एम। आर एक्स निकालना है तो पहले मैं लिख रही हूँ कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस है आर एक्स क्योंकि मुझे वो निकालना है, हाइपोटेन्यूज इज आर। जो साइड निकालनी है उसे रखा ऊपर, जो पता है उसे रखा नीचे। फिर देखा वो ट्रिग्नोमेट्रिक की कौन सी रेशियो बनी, ये बेस थी ये हाइपोटेन्यूज थी तो वो बनी कॉस थीटा। सो आर एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। मीन्स जब भी हम किसी वेक्टर को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं तो जहाँ पे थीटा है वो वाला कंपोनेंट आ जाता है आर कॉस थीटा। मीन्स आर एक्स किसके इक्वल आया? आर कॉस थीटा के। अब हम निकालते हैं आर वाई इन ट्रायंगल सेम ओ पी एम। इन ट्रायंगल ओ पी एम अब मुझे निकालना है आर वाई, तो मैंने आर वाई को रखा ऊपर। मुझे पता है ओ पी एम नहीं ओ पी एन। आर वाई पता है मुझे आर, ये कौन सी बनेगी साइड? दिस इज़ परपेंडिकुलर एंड दिस इज़ हाइपोटेन्यूज विच इज़ इक्वल टू साइन थीटा। सो आर वाई इज़ इक्वल टू आर साइन थीटा।
तो दिस साइड कम्स आउट टू बी आर साइन थीटा। तो जब भी हमने दो वेक्टर को रिजॉल्व किया, एक साइड होगी कॉस थीटा वाली और दूसरी होगी साइन थीटा वाली। जिस साइड थीटा है वहाँ पे कॉस आएगा, जिस साइड थीटा नहीं है वहाँ पे साइन आएगा। तो इन दोनों वैल्यूज़ को अब हमने पुट करना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। यहाँ पे देखिए आर एक्स, पहले हम इनकी स्केयरिंग और एडिंग करते हैं। सपोज दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड। इनको आर एक्स स्केयर प्लस इसमें ऐड स्केयरिंग एंड एडिंग आर स्केयर कॉस स्केयर थीटा, इसकी स्केयरिंग प्लस इसकी स्केयरिंग, फिर दोनों को ऐड कर दिया। तो आर एक्स स्केयर प्लस आर वाई स्केयर, यहाँ से आर स्केयर कॉमन, अंदर बचा कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा। दिस इज़ 1, सो आर एक्स स्केयर प्लस आर वाई स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर, आर इज इक्वल टू आर एक्स स्केयर प्लस आर वाई स्केयर। ये आया रिजल्टेंट। ठीक है, अब हमें निकालनी है डायरेक्शन, जैसे हमने पहले ट्राइंगल लॉ वेक्टर लॉ में किया था। तो डायरेक्शन निकालने के लिए हमेशा हम टेंजेंट लेते हैं। टेंजेंट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। अपने ट्राइंगल में परपेंडिकुलर चेक कीजिए, वो है पी एम and base is OM. So perpendicular is RY and base is RX. So theta comes out to be tangent inverse RY by RX. ठीक है, फाइन। ये उसका हो गया मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन। कि नेक्स्ट ये जो रेजोल्यूशन का कंसेप्ट है हम इसे यूज़ करते हैं वॉकिंग ऑफ अ पर्सन के कंसेप्ट में। तो क्वेश्चन है एक्सप्लेन वॉकिंग ऑफ अ पर्सन ऑन द रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। देखो, जब एक पर्सन चलता है तो वो पैर को ग्राउंड को अपने पैर से पीछे को पुश करता है। आपने वो पढ़ा होगा न्यूटन्स का थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट। तो जब पर्सन फुट से अपने ग्राउंड को पीछे करता है वो एक्शन होती है, और ग्राउंड उसे फोर्स देता है वो रिएक्शन होती है। तो जब फुट से ग्राउंड पीछे होगा तो यहाँ पे एंगल थीटा बनेगा और ये नॉर्मल लग रही है। ये फुट ऐसे बच्चे इमेजिन नहीं होगा, तो मैं आपको शो करती हूँ डायग्राम से। वेट, ओके, ये बेटर है। देखिए यहाँ से आपको फुट दिख रहा है। ग्राउंड को जब पीछे को प्रेस किया तो नॉर्मल रिएक्शन मिली, जिसे हम न्यूटन्स के थर्ड लॉ से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हर एक एक्शन की एक अपोजिट रिएक्शन होती है, और ये रिएक्शन ग्राउंड से एंगल बना रही है थीटा। तो जब इस एन को हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मैंने अभी आपको समझाया, जिस साइड थीटा होता है वहाँ पे आता है कॉस थीटा और दूसरी साइड साइन थीटा। तो इस एन को दो साइड पे रिजॉल्व करने पे एक आएगा एन कॉस थीटा और दूसरा एन साइन थीटा। तो पर्सन कौन से कंपोनेंट की वजह से चल पा रहा है? देखिए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट h इज इक्वल टू एन कॉस थीटा हेल्प्स टू मूव द पर्सन इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन, और वाइल जो वर्टिकल कंपोनेंट है विच हेल्प्स टू बैलेंस द वेट ऑफ अ पर्सन। तो जब भी कोई पर्सन चलता है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसकी वजह से वो फॉरवर्ड मोशन में आता है, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है जो ऊपर को लग रहा है उससे पर्सन का वेट जो नीचे लग रहा है mg वो बैलेंस हो जाता है। तो इस तरह से हम आगे मूव कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे इसी टाइप पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल देखिए। एन एरोप्लेन टेक्स ऑफ एट एन एंगल 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। एरोप्लेन ना ऐसे 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, डायग्राम में देखिए, विद हॉरिजॉन्टल। इफ़ द कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी अलोंग द हॉरिजॉन्टल इज़ 200 किलोमीटर पर आवर, मीन्स जो वी कॉस थीटा का कंपोनेंट है वो है 200 हॉरिजॉन्टल वाला। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वी कॉस थीटा विच इज़ इक्वल टू 200। तो पूछा है व्हाट इज़ द एक्चुअल वेलोसिटी, मीन्स हमें रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी है। तो वी एक्स की वैल्यू पुट कर दी, कॉस 30 की वैल्यू पुट करने के बाद हमने वी निकाला। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है, ये हमने 0.866 पुट की है। 200 डिवाइडेड बाय कॉस 30 विच इज़ 0.866। इसे सॉल्व करके आएगा, वैसे √3/2 होती है तो उसे सॉल्व करके ही ये वैल्यू बनेगी। तो इसे सॉल्व करके ये आ गया। आगे पूछा है फाइंड द वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट इज़ वी साइन थीटा। अब हमें वी पता चल गया, ऊपर निकाला है 230.9। साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दी, साइन 30 इज़ 1/2 किलोमीटर पर आवर। सॉल्व करने पे ये आ गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, अ फोर्स ऑफ 40 न्यूटन। 40 न्यूटन का फोर्स एंगल बना रहा है 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। मीन्स हमें ये दिया हुआ है कंपोनेंट, रिजल्टेंट कंपोनेंट 40 न्यूटन का जो 60 डिग्री एंगल बना रहा है विद द एक्स एक्सिस। फाइंड द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का फॉर्मूला वी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, एफ इज़ 40, थीटा इज़ 60, तो ये आ गया। और ऐसी वर्टिकल कंपोनेंट एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, एफ इज़ 40, ये सॉल्व हो जाएगा। फाइन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स 3 डायमेंशनल में।
नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।